नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। देश भर में एक तरफ जहां कोरोना की चुनौती है तो दूसरी तरफ एक चुनौती ब्लैक फंगस के रूप में भी सबके सामने खड़ी है। हालांकि वैक्सीनेशन के साथ साथ अब कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है। कई प्रदेशों में लॉकडाउन भी लगा है, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी है कि वैक्सीनेशन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की शंकाएं हैं। साथ ही कुछ सवाल कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भी हैं। साथ ही साथ भारत में कोरोना की तीसरी लहर पर भी कई तरह के कंफ्यूजन लोगों के बीच हैं। हालांकि इस मामले में पहले ये कहा गया था कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बच्चों पर ज्यादा इफेक्टिव होगी, बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगी, बच्चों के लिए तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन फिलहाल आईएपी, नीति आयोग और एम्स ने इस बात पर यू टर्न लिया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपके तमाम सवालों और कंफ्यूजन्स का जवाब देंगे। कोरोना के साथ साथ वैक्सीनेशन या वैक्सीन पर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जनता टीवी पर फोन कर मेडिकल एक्सपर्ट से अपना जवाब ले सकते हैं। तो नए स्ट्रेन के लक्षण भी हम आपको बता रहे हैं, क्या कुछ कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण हैं, इसके अलावा किस तरह से हम बच सकते हैं, किन किन चीजों के प्रति हमें सावधानियां बरतनी है। तो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट सीधे जुड़ जाएंगे और आप जनता टीवी पर फोन कर अपने तमाम सवालों के जवाब मेडिकल एक्सपर्ट से ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि पुराने और नए स्ट्रेन में क्या कुछ अंतर है। फर्क सिर्फ वायरस में मौजूद प्रोटीन का है। वायरस इंसानी कोशिका से प्रोटीन के सहारे जुड़ता है। पुराने नए स्ट्रेन में इसी प्रोटीन के प्रकार में बदलाव है और यह ज्यादा खतरनाक युवा वर्ग के लिए साबित हुआ है। नए स्ट्रेन में प्रोटीन आसानी से इंसानी कोशिका से जुड़ जाता है, इसलिए यह ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए ये ज्यादा संक्रामक भी है। नए वेरिएंट के 17 रूप बताए जा रहे हैं। तो इस बीच हमारे साथ डॉक्टर अनुराग मेडिकल एक्सपर्ट सीधे जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल यह है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बच्चों पर काफी ज्यादा असर डालेगी, बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी, लेकिन फिलहाल नीति आयोग, आईएपी और अगर एम्स के बयानों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि अपनी जो बातें कही गई थी उस पर यू टर्न ले लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई आंकड़ों से संबंधित किसी तरह का कोई प्रमाणिक तर्क ये नहीं है कि ये बच्चों पर ज्यादा इफेक्टिव होगी। कोविड की जो बीमारी तो चल रही है, जो कि सेकंड वेव हम कह रहे हैं कि ये है जिसमें हम हैं, तो अभी तक अगर पास में देखी जाए जितनी पेंडेमिक हुई है तो वेव्स में आती हैं। जब तक कि लोग में हर्ड इम्यूनिटी पैदा नहीं हो जाती, वेव्स आती रहती। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो एक बड़ी वेव अगर आ जाती है तो उसके बाद जो वेव्स होती है वो छोटी वेव होती है। तो जैसे अगर हम कहें इस बार की वेव बड़ी है जैसे कि माना जा रहा है, तो नेक्स्ट वेव बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो है इम्पोर्टेंट इसमें कि ये इस महामारी के साथ साथ हम लोग जो है इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने में कामयाब रहे जी। वो बात अलग है कि वैक्सीन का उपयोग जितना होना चाहिए तो नहीं हो पाया है अब तक, लेकिन जो प्रीवियस स्टडीज रही हैं उस जमाने में वैक्सीन नहीं बन पाई थी उस दौरान। तो एक तो वो जो हमारे जो डाटा है जिसके ऊपर हम ये कहते हैं कि वेव्स आएंगे ऐसा होगा, तो उसमें और इसमें फर्क है। जहाँ तक बच्चों के इन्वॉल्व होने वाली बात है, वो सब पीछे तर्क ये है
कि अगर एडल्ट जो हैं काफी हद तक वैक्सीनेट हो जाते हैं या उनको बीमारी हो जाती है, तो जो बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं दी गई है, वो एक बड़ा टारगेट ग्रुप बचते हैं। तो ये कहा जाता है कि बच्चे इन्वॉल्व होंगे, एक ये इश्यू है। लेकिन अगर आप इसी चीज को देखें सही तरीके साइंटिफिक तरीके से, तो अगर एडल्ट में हार्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जा रहे हैं, काफी लोगों में इम्यूनिटी हो गई या बीमारी की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से, तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुकती है और बच्चों में उसका असर फिर अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरी बात जो है, बच्चों में अगर हुआ भी है कोविड, इस बार तो सभी एज ग्रुप में हुआ, लेकिन ये देखा गया बच्चों में जो हुआ तो इतना सीरियस नहीं हुआ। बच्चों में एडमिशन की रिक्वायरमेंट कम हुई, बच्चों में मॉर्टेलिटी इतनी ज्यादा नहीं हुई है। एक अलग एंटिटी होती है जैसे मल्टीपल सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बोलते हैं, बच्चों में ज्यादा होता है। ये कावासाकी डिजीज से मिलती जुलती बीमारी है, लेकिन इसका भी रेस्पॉन्स ठीक है। तो एकदम पैनिक करना कि अगली वेव आने वाली है उसमें बच्चे इन्वॉल्व होंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत तार्किक नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें क्या कर सकते हैं कि वेव ना आए, और उसके लिए अभी से क्या स्टेप्स हमें लेने होंगे। तो मैं पहले से भी कहता था, फिर कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन को बिल्कुल वार फुटिंग पे 24/7 बेसिस पे होना चाहिए। वी मिस द बस। पिछली बार वैक्सीन थी, लेकिन कुछ नीति बनी हुई इस किस्म की, जिसकी वजह से कि हम वैक्सीन का उत्पादन को नहीं बढ़ा पाए और कंपनियों ने कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन अब हम जब उससे गुजर चुके हैं, हम देख चुके हैं उसके नुकसान क्या होते हैं। उसमें अगर लगेंगे तो मुझे उम्मीद ये है कि वैक्सीन से और जो सही से अगर लग जाएंगी तो आगे इस महामारी से हम थोड़ा सा बच पाएंगे, बच्चे भी बच पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पर आगे बातचीत जारी रखेंगे और ब्लैक फंगस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक भी कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शुभम, पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? शुभम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया, और मैं अपने दर्शकों से यह अपील करूंगा कि जब भी आप अपना सवाल पूछें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें और फोन पर ही अपना सवाल पूछें। इससे बेहतर तरीके से आप अपना सवाल पूछ पाएंगे और जवाब भी आपको बेहतर तरीके से मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती कोरोना के साथ साथ हमारे सामने खड़ी हुई है एक बीमारी के तौर पर, लेकिन फिलहाल इसका जो दवा है, जो इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, उसकी काफ़ी किल्लत की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। क्या माना जाए कि अभी कोरोना वैक्सीन के साथ साथ ब्लैक फंगस की दवा की भी कमी है? जी डॉक्टर साहब, सर आवाज आपकी नहीं आ रही है। बिल्कुल, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पैनल टीम से कि वो आवाज़ को थोड़ा ठीक करें और फिर हम डॉक्टर साहब से सवाल लेंगे। लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि क्या है आखिर ब्लैक फंगस। मास्क में अगर नमी होती है, हाइजीन का हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। संक्रमण की शुरुआत जो है नाक से होती है। कंजक्टिवाइटिस के लक्षण इस रोग से ही उभरते हैं। फंगस का असर आंखों के रेटिना पर भी पड़ता है। ब्रेन, नर्वस सिस्टम और हृदय तक पहुंचने से मृत्यु तक हो सकती है। बरसात के मौसम में ब्लैक फंगस फैलने की आशंका ज्यादा होती है। ज्यादा स्टेरॉइड लेने से ब्लैक फंगस होता है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस की मैं बात कर रहा था क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर जैसे आपने बताया कि प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाया, कंपनीज ने कॉपरेट नहीं किया, लेकिन अगर ब्लैक फंगस, क्योंकि हमारे सामने कोरोना के साथ साथ एक और चुनौती खड़ी हुई है एक बीमारी के तौर पर, तो क्या माना जाए फिलहाल वैक्सीन के साथ साथ जो इंजेक्शन, जो दवा ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसकी भी फिलहाल कमी है? क्योंकि कई जगहों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं। सर, जो भी आपने बोला था स्टेरॉइड वाली बात, जो ये जो ब्लैक फंगस है जो आजकल जिसके केसेस ज्यादा देखे जा रहे हैं, उसका कारण जो है वो कोविड केसेस के ट्रीटमेंट में लेके और बहुत बीमारी में आते हैं जी। जो भी कोविड की बीमारी है उसके लिए दवाएं यूज हो रही हैं, तो मेनी ऑफ देम कॉज इम्यूनो सप्रेशन, जैसे आपने स्टेरॉइड का जिक्र किया, जैसे पेरिसिटामोल यूज हो रही है, जैसे आपका टोसिलिजुमैब हो रही है। तो these are the medicines which are given to suppress the body response to virus। जो मेन परेशानी जो इस वायरस में है
वो डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा रिस्पॉन्स है बॉडी का वायरस को खत्म करने के लिए। जी तो जिसको साइटोकिन स्टॉर्म बोलते हैं, उससे शरीर के अंग ही डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जी तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए स्टीरॉइड और बाकी जो ये इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन, इनका इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, इनका यूज होता है। तो जब शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं कि शरीर में जब रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है तो कुछ ऐसी बीमारियां जो नॉर्मली नहीं होती हैं लेकिन उस समय पैदा हो जाती हैं। हमारे वातावरण में नमी है और ये जो फंगस हैं डिफरेंट किस्म के हैं, तो जब उनको मौका मिलता है कि इम्यूनोसप्रेसिव नॉर्मली बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म उनको उगने नहीं देती, लेकिन जब कम होती है तो ये उगाते हैं। आपने देखा होगा मशरूम कहाँ जहाँ भी उमस वाला माहौल है, थोड़ा वैसा है, वहाँ मशरूम उगाते हैं, जी वैसे नहीं उगते हैं। बिल्कुल तो सिमिलरली जब इन्फेक्शन जो होते हैं जब देखते हैं उनको मौका मिलता है तो वो क्या आते हैं। अब जी ब्लैक फंगस पे अगर हम आते हैं तो इट इज नॉट ए गुड डिजीज टू हैव इटसेल्फ। इसका जो इलाज है पॉसिबल है और 70% पेशेंट में दवाओं से इलाज, जैसे एम्फोटेरेसिन भी है, पोसाकोनाजोल है, इनसे होता है। लेकिन साथ में बिकॉज इट इज इन्वेजिव इन्फेक्शन होता है, इन्वेजिव का मतलब है कि जहाँ भी होता है आसपास के ऑर्गन के अंदर भी इन्वॉल्व कर लेता है। उसमें आंख है, आपके साइनसेस हैं, ब्रेन है, वो इन्वॉल्व होने लग जाता है। तो जिन केसेस में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया तो उसमें सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है। बिल्कुल तो उस लिहाज से दिस इज नॉट गुड कॉम्प्लिकेशन टू हैव। और मेरे ख्याल में जब इतना ज्यादा हुआ है तो हम लोग भी ये समझे हैं कि इनका जो हम स्टीरॉइड का यूज कर रहे हैं इसमें कैसे लिमिट कर सके। जी हमारे यहाँ एक्सेसेस हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल जिसमें कि स्टीरॉइड का यूज को बताया गया था कि फायदेमंद है, तो उसमें सिर्फ 10 दिन के लिए 6 मिलीग्राम डेक्सोन दिया गया था, डेक्सामेथासोन। और हम बहुत ज्यादा डोज में बहुत लंबे तक यूज कर रहे हैं इस चीज को। जी तो एक इशू है इस चीज को लेकर। जैसे चलिए जैसे चलिए आप इन डॉक्टर साहब, चीज इस से पर हम बातचीत जारी रखेंगे। लड़ते हैं तो आप better एक समझ कॉलर पाते हैं। सतीश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सतीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। लगता है संपर्क एक बार फिर से टूट गया है। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कर रहे थे, पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था सर कि जैसे जैसे हम किसी भी बीमारी से लड़ते हैं तो धीमे धीमे उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो समझ में आते हैं। जी एंड हाउ कैन वी डील विद देम इन ए बेटर वे, वो समझ में आता है, उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लिए जाते हैं। ये परेशानी हुई है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर जो क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन जो सप्लाई है उससे भी प्रॉब्लम हुई है इस चीज में लेके, जो ह्यूमिडिफायर्स होते हैं उनका प्रॉपर ना रखना हुआ है। लेकिन बेसिक रीजन जो है वो ये है कि बॉडी की इम्यूनिटी कम होना, जिससे कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं जो मौका मिलने में मौका परस्त होते हैं वो उसमें होने लग जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल जो था वो वैक्सीन की उपलब्धता, वैक्सीन माफ कीजिएगा, जो फिलहाल ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल हो रही है दवा, उसको लेकर था। क्या देश में अभी इसकी भी किल्लत है? जी बिल्कुल है। परेशानी क्या है कि जितने ज्यादा केसेस एक साथ हो गए हैं, जी नॉर्मली होते नहीं। जी अब किसी भी चीज की डिमांड अब डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ जाती है तो कंपनीज को भी समय लगता है उनको बना पाने में। जी तो इस वजह से रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, इतना कंपनी बना नहीं रही थी, फिर वो बाहर से मंगाने वाली बात हुई, इसलिए प्रॉब्लम हुई है। दूसरी परेशानी क्या हो रही है कि आजकल जो कोविड मैनेजमेंट में हमने देखा है कि जो भी मेडिसिन हैं जी उनको जिनकी भी रिक्वायरमेंट, लोग चाहे वो मेडिकल ग्रुप हों, दे होल्ड देम कि अगर जरूरत पड़े तो हम इसे यूज कर लेंगे, तो उसकी वजह से भी रिक्वायरमेंट और बढ़ रही है। जी तीसरी जो परेशानी हो गई है वो ये भी परेशानी है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें हुआ है सर। जी गवर्नमेंट बोलती है सीधे, जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है इस तरह की दवाओं के, हमें हमें दें आप, हम बाकी हॉस्पिटल्स में देंगे। जी तो वो आप जो दवा पहले सीधे खरीद रहे थे आपको सीधे नहीं मिल सकती। यू विल हैव टू अप्लाई द थिंग्स टू गवर्नमेंट, दे विल अलाउ, फिर आपको मिलेगा स्टॉक। जी तो एक जो प्रोसेस सीधा होता था वो भी घूम रहा है। जी तो ये मल्टीपल चीजें हैं, लेकिन इसका कारण भी ऐसा कि एकदम केसेस बहुत ज्यादा हो गए, क्राइसिस मैनेजमेंट वाली स्थिति है, जी इसलिए जो है इस तरह का हो रहा है। लेकिन धीमे धीमे स्थिति इंप्रूव हो रही है, केसेस भी कम हुए हैं। बिल्कुल लेकिन वो केसेस जो कि बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, बहुत एडवांस है, उन्हीं में चीज हो रही है, इसकी ज्यादा दिख रही है। जी धीमे धीमे ये भी कम होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक तकनीकी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा दवा को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सेल परचेस कंपनी के बीच और सरकारों के बीच चल रहा है, ग्लोबल टेंडर जो हैं जारी किए जा रहे हैं राज्य सरकारों की तरफ से, ताकि डायरेक्ट राज्य सरकारों को दवा मिल सके और राज्य में वो लोगों को, मरीजों को दी जा सके। ग्लोबल टेंडर जारी करने के बाद अमूमन कितना वक्त लगता है प्रक्रिया में कि वो दवा राज्य सरकारों के पास उपलब्ध हो पाए?
सर, मेरी जो अपना मानना है वो तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही खरीद के बाकी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, जी या कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको डायरेक्टली अलाउ होना चाहिए। सरकारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उसमें बीच में नहीं आना चाहिए था। जी अननेसेसरी जो है बिडर्स, जो एक ही चीज को जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ गए हैं, इसलिए जो जितनी भी कंपनीज हैं उनको एक एक्स्ट्रा वो मिल रहा है एडवांटेज इस चीज का, जी कि वो साहब दो तीन, जैसे आपको कोई सामान बेचना है, आप मल्टीपल बायर्स हैं, तो यू कैन नेगोशिएट द प्राइस इन अ बेटर वे कि हम ज्यादा में कर लेंगे। अगर बायर ही एक होगा तो जी प्राइस नेगोशिएशन जो होती है ऑलवेज जो खरीदने वाला है उसके फेवर में होती है। जी ये जो ग्लोबल टेंडर निकाल दिया, मल्टीपल ये हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो हेडलाइन पैदा करने वाली बातें हैं, कुछ काम करने वाली बातें नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही खरीद के बांटना चाहिए जिससे कि बेटर प्राइस भी मिल सके, इन डिस्ट्रीब्यूशन जो अब तक हो रहा था वो बेटर होगा। जी ये जो पॉलिटिशियंस वाला एस्पेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर वाला एस्पेक्ट है, वो थोड़ी परेशानी से पैदा कर रहा है। जी अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस हैं उनकी सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की वजह से कि साहब स्टेट गवर्नमेंट होती तो हम बेटर कर लेते, ये सब हुआ है और उसके बाद ये चीजें हुई हैं। जी दिस वाज रॉन्ग। और अगर सीधे सिंगल बायर अगर है इस चीज का, फिर बोलता हूँ जी उससे एडवांटेज होगा। जो बाहर के कंट्री जैसे अमेरिका है, वहां पर फाइजर और मॉडर्ना ने जो बनाई, तो इनफैक्ट गवर्नमेंट असिस्टेड, उन्होंने पैसा भी दिया, मॉडर्ना कंपनी को अच्छा खासा पैसा भी दिया, दे जी डिडंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम दैट मनी। उन्होंने कंपनी वालों को ये भी नहीं कहा इसका प्राइस क्या रखो, जी खरीदी भी उसे उसी प्राइस पे कंपनी कह रही है। तो वो देखो आज कहाँ है। हम क्या, जो बना के लाए कंपनी उनको पनिश करना शुरू कर दिया जी कि साहब इसी प्राइस में होगी, हम फ्री बांटेंगे, विदेश में फ्री बांटेंगे। भाई ये तरीका ठीक है, आप एक, हम भारतवर्ष है, यहाँ पे गरीब बहुत है, सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि सब कुछ गरीब है उनको फ्री दे, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा ना कर दो, ये ना जो मुर्गी है सोने के अंडे जो देती है, आप उसी को काट डालो जी वेट करने की बजाय, वो गलत चीज है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब अगर वापस आए ब्लैक फंगस पर, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जो थोड़ी कमी ज़रूर है इसकी दवा की, और कई जगहों पर ये देखा जा रहा है कि कमी के चलते भी डॉक्टर्स मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस तरह से 4 से 7 वायल्स की ज़रूरत पड़ती है प्रतिदिन एक मरीज़ पर, वहाँ पर उनको 2-2 वायल्स अलॉट की जा रही हैं, अप्रूव की जा रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि दवा की कमी भी फिलहाल ब्लैक फंगस की सीवियरिटी का एक कारण बन रहा है? सर ये आपने बहुत अच्छी बात की, जो मैं भी कह रहा था आपसे जी कि ट्रीटमेंट जो है, डॉक्टर्स नो हाउ टू ट्रीट द बीमारी, डिजीज को। जी अब उसके लिए कितनी दवा देनी है, कितनी देनी है, दे आर बेटर जज। किसी पेशेंट में कम भी हो सकती है, किसी में ज्यादा भी हो सकती है, जी लेकिन हो क्या गया है कि वी नीड द मेडिसिन, वी हैव टू अप्लाई टू द गवर्नमेंट टू इश्यू द मेडिसिन। जी अब ये डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट उसमें अथॉरिटी है, कितना करे कितना नहीं करे, इट इज नॉट ए मेडिकल डिसीजन। जी अब गवर्नमेंट ने किया इसलिए कि सबको थोड़ा बहुत मिल जाए, उनकी सोच अलग है, लेकिन अगर मेडिकल रूप से देखें इसी को, दिस इज नॉट अ गुड वे टू डू थिंग्स। जी लेट हो जाती है, प्रॉपर नहीं मिलती है, जी तो उससे परेशानी पैदा होती है। डोसिलूसी में है, एक मेडिसिन है आपको जो भी इस गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है, मिलती है मेडिसिन, हमें बहुत मदद नहीं, मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई, जी लेकिन एट द सेम टाइम जिस समय हमें चाहिए थी उसमें डिले हुआ। अब बिल्कुल हम अप्लाई करेंगे, सैंक्शन होगी, फिर सीएनएफ पे जाके लेके 24 घंटे लग जाते हैं इस काम को, जी जिस मेडिसिन को अभी लगना चाहिए उसमें फिर डिले हो जाता है। जी तो जो डॉक्टर से रिलेटेड डिसीजन है, इस तरह की चीजें, दे शुड बी लेफ्ट टू देम। और दूसरी बात, मैं बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत फोर्सफुली सोचता हूँ इस बात को, कि प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होनी चाहिए। जी इस तरह की रिलेशनशिप नहीं हो कि हर चीज के लिए कि जो प्राइवेट पे आप, प्राइवेट सेक्टर ही जो है, जो गवर्नमेंट उसमें जो काम कर रहा है, हमारी भी आपने देखो गवर्नमेंट कुछ इंस्टीट्यूशन ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अधिकतर प्राइवेट ने काम किया। तो आप उसको एकदम इस तरह का बना दें कि साहब ये गलत है और ये मुनाफाखोरी हो रही है और वो सारे काम गलत होते हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। अब जी अपने फंक्शनिंग सोसाइटी के बिल्कुल फंक्शनिंग बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पर एस्पेक्ट, जो बातचीत हम फंक्शनिंग जारी पार्ट रखेंगे। को हम खत्म करें तो डॉक्टर परेशानी साहब होगी। एक मुझे रोकना पड़ेगा आपको, एक कॉलर हमारे साथ रवि जुड़ गए हैं, काफ़ी देर से वो इंतजार कर रहे हैं कि आपसे सवाल पूछ सकें। रवि बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। वर्षना भी एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। वर्षना बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं वो कोरोना हुई थी 7 तारीख ने मेरे। जी जिंदल हॉस्पिटल का चल गया था और फिर मैंने छुट्टी मिली थी जी, उसने 16-17 तारीख ने जी 14 दिन रही थी जिंदल में। जी तो ये वो कोरोना का इलाज तो कर दिया, वैक्सीन या लग गया ना दवाई, या कितने में महीना पर छलवाऊं? कोई का 3 महीना पर छलवानी चाहिए जी वैक्सीन, बिल्कुल डॉक्टर साहब 3 महीने पर छलवाऊं।
वो पूछ रहे हैं कि कितने वक्त के बाद अब वो वैक्सीन लगवा सकती हैं, कोरोना से वो ठीक हो चुकी हैं। हाँ। कोविड इन्फेक्शन होने के बाद कब तक वैक्सीन लगनी है, ये सवाल है शायद। जी। वैक्सीन जो है साहब, कोविड इन्फेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है वो 3 महीने है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 8 हफ्ते बाद लगवा लेनी चाहिए। जी। और जिसको भी कोविड इन्फेक्शन हुआ है उसको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। और रिसेंट डाटा आया है इंग्लैंड से, दैट सेज कि जो इन्फेक्शन अपने आप में कई बार इतना इम्यूनिटी पैदा नहीं कर सकता कि जो बहुत लंबे समय तक आपको नेक्स्ट इन्फेक्शन से रोके। जी। अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बेटर हो पाती है, इससे आगे वाले इन्फेक्शन रुक पाते हैं। जो भी इनको हुआ इनको लगवाना जरूरी है। जी। और मेरी अपनी पर्सनल राय है, डिफरेंट साइंटिफिक इनपुट्स है उसके बेसिस पे कि 8 हफ्ते में लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस समय हमारे 3 महीने में बोला। जी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ पिंकी फोन लाइन पर मौजूद है। पिंकी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। भविष्य जी, मुझे डॉक्टर से पूछना है कि अगर कोई वैक्सीन की पहली डोज लगाता है और वो 10-15 दिन बाद कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो क्या करें? जी डॉक्टर साहब। सर आवाज मुझे नहीं आ पाई। डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि अगर कोई पहली डोज वैक्सीन की ले लेता है, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव वो हो जाता है, तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? ये दिस इज गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है साहब। ये देखा गया है कि सिंगल डोज के बाद 2 हफ्ते के बाद 30 से 40% तक प्रोटेक्शन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। जी। तो काफी लोगों में इन्फेक्शन हुआ है। जी। इन लोगों को भी इन्फेक्शन होने के जो खत्म हो जाता है, एसिम्प्टोमेटिक हो गए हैं, एसिम्प्टोमेटिक होने के 2 महीने बाद, वो 8 वीक के बाद इनको भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। जी, लगभग 2 महीने बाद आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, खुद को वैक्सीनेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपके मन में अगर किसी तरह की शंका, कोरोना को लेकर, वैक्सीन या वैक्सीनेशन को लेकर कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम दवा के बारे में, दवा की उपलब्धता के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि अब इस हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी इसको नोटिफाई एक डिजीज घोषित किया जा चुका है। कई राज्यों में महामारी से घोषित किया जा चुका है। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर इतने बड़े स्तर पर ये नोटिफाई की गई है बीमारी, तो आखिर हम कहां फेल हो रहे हैं कि दवा नहीं उपलब्ध हो पा रही है? सर वही मैं आपसे बात बोलूंगा कि नंबर ऑफ पेशेंट वाज सो ह्यूज, इतने ज्यादा मरीज हो गए, जो सुनामी थी मरीजों की जी। कोविड में, तो उनमें काफी लोगों में काफी टाइम तक इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज हुए, तो दे वर द राइट कैंडिडेट फॉर डेवलपिंग दिस ब्लैक फंगस टाइप ऑफ थिंग्स। जी। तो मरीज क्योंकि इतने ज्यादा हैं, नॉर्मल कोर्स में इतने मरीज नहीं होते हैं, तो इन दवाओं की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जी। तो जब रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ी तो वी आर नॉट एबल टू रैप अप आवर प्रोडक्शन, तो इसलिए बाहर से मंगानी पड़ रही है उस चीज को। इस स्थिति से निपटने के लिए 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि कुछ कारण जिनकी वजह से, अपार्ट फ्रॉम इम्यूनोसप्रेसेंट, कोई ऐसे कारण तो नहीं जिससे चीज ज्यादा हो रही हो। जी। कुछ जो दवाएं इनको दे रहे हैं बहुत प्रोलॉन्ग तो नहीं चल रही, उनको रोकने वाली बात होगी। बाकी अगर हो गया तो ट्रीटमेंट की जरूरत तो होगी होगी। जी। अब कैसे उसको पूरा करा जा सकता है, इसमें जो एग्जिस्टिंग कंपनीज जो इस दवा को बना रही हैं, उनका प्रोडक्शन को रैंप अप किया जाए, बाहर से इंपोर्ट हो सकता है उसको इंपोर्ट किया जाए, और एक स्ट्रीमलाइन हो चीज। जो गवर्नमेंट एलोकेशन सिस्टम है, इसमें इंप्रूवमेंट थोड़ा सा होना चाहिए। जी। अगर कोई भी हॉस्पिटल डायरेक्टली खरीदना चाहता है कंपनी से, उसमें परेशानी क्या है? जी। एक तो चीज की कमी, ऊपर से उसके प्रोक्योरमेंट के जो तरीका है उससे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाए तो बीमारी और ज्यादा बढ़ती है, मतलब कंट्रोल करने में परेशानी पैदा होती है। जी। चलिए डॉक्टर साहब, कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। अमर और विकास हमारे साथ हैं। अमर का सवाल पहले हम ले लेते हैं, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं सवाल पूछने के लिए। अमर, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी अमर। हाँ जी, हेलो अमर, पूछिए अपना सवाल। सर जी भैया पूछा, मैं 37 साल की हो रही हूँ, मैं टीका कद लगा न तो बुक और लाग रही जी मोबाइल। अमर, आप एक बार सवाल दोहरा दें अपना। हाँ जी, आप अपना सवाल दोहरा दें।
मैं जी स्वाद ये है बा वैक्सीन टिक्को लग गया है यो बा कद लग गया कोई बुक को नहीं होना रही मोबाइल हूँ जी आवाज आ बिल्कुल रही है जी? बिल्कुल अमर, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। डॉक्टर साहब जो ये सवाल पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल जो वैक्सीनेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो टीका लग रहा है वो बुक नहीं हो पा रहा है, तो कैसे टीका लग रहा मैं है? सर रिपीट करेंगे सवाल? फिलहाल जो वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनका स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है, तो कैसे ये टीका लगवाएं? सर ये परेशानी हो रही है, परेशानी स्लॉट भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इस समय सप्लाई कम है। अगर सप्लाई होगी तो फिर बुक कराने की जरूरत नहीं, जैसे पहले हो रहा है। इस समय परेशानी इतनी है सर जी कि जब शुरू में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो वी वर डूइंग मोर नंबर ऑफ वैक्सीनेशन पर डे एज कम्पेयर टू दिस पीरियड। जब इस समय उतना भी नहीं कर पा रहे हैं, जी तो जब वैक्सीन कम है और इस समय लोगों में जो कि बीमारी भी होके चुकी है तो उनको समझ में आ रहा है कि लगवाना चाहिए, तो डिमांड भी बढ़ी है, जी इसलिए परेशानी है। वो स्लॉट इसलिए नहीं खाली है कि अगर वो पहले का खाली हो तो फिर उनको मिले जाएगा। बिल्कुल तो जो वैक्सीन की सप्लाई बढ़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जब जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा उसमें इस चीज में चीजें कम होंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जून के फर्स्ट वीक ऑनवर्ड जो है थोड़ा परेशानी कम होगी। जी। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जनता टीवी के सवालों को एड्रेस करने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों को भी एड्रेस करने के लिए और बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।